ये पूरा यूनिवर्सिटी को जो है कैप्चर एक तरह लग रहा है कि भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। मसला ये सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि यूनिवर्सिटी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा। जो ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इस समय खाली होगी, तो उसको जरा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेजे, जरा जांच करे कि कितने लोग संघ की शाखाओं में जाते हैं। क्या एक दिल्ली विश्वविद्यालय के 14 साल से पढ़ाने वाले व्यक्ति को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट का एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके। टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, एक टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीजों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है। एक 2 मिनट का इंटरव्यू मिल रहा है जिसमें आपके 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को, उसको मापा जाता है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज प्रोफेसर रतनलाल जी के आवास पर हूं और जिस प्रकार से 2 दिन से एक खबर ट्रेंडिंग में बनी हुई है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को एक इंटरव्यू के बाद में कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज उसी विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। लक्ष्मण यादव और तमाम प्रोफेसर जो ठेके पर हैं और जो परमानेंट हैं, सारे प्रोफेसर यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके समर्थन में आए थे। मैं एक एक करके बातचीत करूँगा परिचय के साथ में कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है और ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं। मंडल जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो हादसा हुआ है लक्ष्मण यादव जैसे अन्य लोगों के साथ में, रितु बैठी है 3.5 महीने से ज़्यादा से, ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, ये सिलसिला तो डॉक्टर रितु सिंह से ही शुरू हुआ था। 2020 में कोविड के दौरान डॉक्टर रितु को एक फर्जी कागजात पर दौलत राम के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय जो हैं, उन्होंने उन्हें निकाला था और उसके बाद वो ये साबित हो चुका है कि जो भी दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए वो फर्जी है। उनको अदालत में चार्जशीट किया गया है। डॉक्टर रतनलाल एक ट्वीट किए थे, उसके लिए पुलिस आ गई थी इनको गिरफ्तार करने, लेकिन डॉक्टर सविता रॉय और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस शासन में किस तरह से दलित, पिछड़े और आदिवासी और माइनॉरिटी जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है वो भी तमाम शिक्षकों की तरह जो काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ हैं, पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहे थे और एक इंटरव्यू के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा कई साथियों के साथ हुआ है और विश्वविद्यालय में लगातार हमारे शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन एकेडमिक काउंसिल में है, वो इसका विरोध करते रहे हैं। इन विरोध के बावजूद सरकार के तरफ से और यूनिवर्सिटी प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, ख़ास तौर से जो समाज के सरोकार की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के प्रति अन्याय जो हो रहा है, जो चाहे रोहित वेमुला हो, डॉक्टर पायल तड़वी हो, या इसी कॉलेज हिंदू कॉलेज में जो सोमवीर समरवीर जिन्होंने आत्महत्या की थी, इन मुद्दों को जो उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है और उन टारगेट किए जाने वालों में सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं, मुझ जैसे लोग और डॉक्टर रतनलाल और कई हमारे साथी शामिल हैं। मंडल साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप ड्यूटा से शायद संबंधित हैं? जी, मैं अलायंस का हिस्सा हूँ, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस, और मैं यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। देखिए, हैरानी की बात है कि एकेडमिक काउंसिल के मई, अगस्त और नवंबर की मीटिंग्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर की जो वाइस चांसलर है, कुलपति, वो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ 100-150 टीचर ही यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एकदम सरासर झूठ है। इस आंकड़े के पीछे एक ये रहस्य मतलब बहुत साफ एक रहस्य ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो डिस्प्लेस हुआ है एडहॉक टीचर्स का, वो तो वापस अपने होम टाउन्स, अपने घर भी चले गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। कितना एक्चुअली उन डिस्प्लेस टीचर्स को ट्रेस डाउन किया गया है, और उनमें बहुत सारे डिस्प्लेस टीचर्स, जब उनसे बात हुई भी तो उन्होंने यही शेयर किया, यही तमाम एक्सपीरियंस है कि मुश्किल से आपको एक 2 मिनट का इंटरव्यू मिल रहा है जिसमें आपके 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को, उसको मापा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये इंटरव्यूज़ मेरिट के बेसिस पे नहीं है। ये इंटरव्यूज़ इस तरीके से भी कॉल नहीं किए गए हैं कि जितना आपने इस यूनिवर्सिटी को दिया है उसको एवेल्युएट करके आपको जॉब सिक्योरिटी या रिवॉर्ड दिया जाए। आपने 10 साल दिए इस यूनिवर्सिटी ने, आपको 15 साल दिए, तो आपको उसके बदले हम पक्की नौकरी दे रहे हैं। ये इंटरव्यूज़ इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये इंटरव्यूज़ इसलिए बुलाए गए हैं, और ज़्यादातर इंटरव्यू पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही आउटकम है, क्योंकि ये तय किया जा रहा है इंटरव्यू में कि
आप क्या ऐसे टीचर होंगे जो मतलब क्रिटिकल तरीके से पढ़ाएंगे, जो सवाल उठाएंगे, जो बच्चों को एक क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड देंगे? अगर आप उस किस्म के टीचर उनको दिखेंगे तो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है। सीधा सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हुआ, एक बड़ा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके पीछे यही एजेंडा है कि ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज एंड हु इज गोइंग टू टीच इन आवर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। और कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, यहाँ पे तो एक बड़ा दबाव हमारे रूलिंग पार्टी का है जो केंद्र सरकार में है। हमारे राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है, और जो इन्हीं से संबंधित जो टीचर्स ग्रुप्स हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। और टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, एक टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही खेल खेला जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मयंक यादव। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं और मैं इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ, यहीं से मैंने लॉ किया है। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बादी के कगार पे है। बर्बादी के कगार पे नहीं बल्कि बर्बाद की जा चुकी है। और जहाँ तक लक्ष्मण यादव या और उनके जैसे जो टीचर्स हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा का पार्ट है। उनके ऊपर इस तरह की कसर निकाली जा रही है क्योंकि वो लोग मुखर हैं। आज मुझे लोगों के नाम बताइए, ऐसे कोई 10 लोगों के नाम मुझे बता दिए जाएं जिन्होंने सरकार की नीतियों की मुखालफत की है, जिन्होंने आरक्षण पे बोला है, जिन्होंने जाति के मसले को उठाया, जिन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में बोला है, या जिन्होंने लैंगिक न्याय के बारे में आवाज़ उठाई हो। और ऐसे 10 लोगों के मुझे नाम बता दिए जाए जिनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ हो। अब सिर्फ अपॉइंटमेंट का एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके और वहाँ पे लाठियाँ भांजिए जाके, या फिर जो शाखा मृगों के जो उनके लीडर्स हैं उनके आप पादुकाएं उठा के चरण पे अपने सर पे ढोइए जाके। इसके अलावा कोई मानक नहीं बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसका आलम, और ये जो लोग जहां तक आवाज पहुंच रही हो, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इन्हीं की वजह से आप आज देश के पास में कितने इंस्टीट्यूशंस बचे हैं? 2, 4, 5, 10 आप नाम गिना लेते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये भी इनका असर आपको देखने को मिलेगा जब 5, 6, 7, 8 साल बाद ये जो इनकॉम्पिटेंट टीचर्स भरे गए हैं, जिनको रिसर्च के बारे में ABCD नहीं पता है, उसके साथ साथ जो PhD एडमिशन हो रहे हैं उसमें भी वही लोग भरे जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, क्या क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्या क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्या कुछ। मतलब इतनी बेइंतहाई हो चुकी है कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या क्या कहाँ बोला जाए। अब ये सवाल यहाँ से उठ के आप लोगों के बीच जनता तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इनकी नौकरी चली गई है, ये अपना कुछ कर लेंगे, खा कमा लेंगे, इतने सक्षम है, 14 साल पढ़ाया है, तो इनके पास इतनी क्षमता है कि इनको कोई भी संस्थान रख लेगा, ये अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। लेकिन सवाल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके जो भविष्य आपके बच्चों का आने वाला है, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पढ़ा लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा लेंगे जिंदल में जाके, आपकी नहीं औकात है, मैं आप खुल के कह रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। 40,000 रुपये महीने की आपकी तनख्वाह है, आपकी औकात से बाहर है। शब्द शायद आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। आपके लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? जो हालत आपकी, आप 40,000 भी कमा रहे हैं, आपके बच्चे उस लायक भी नहीं बचेंगे। तो कृपया इन चीज़ों का संज्ञान लें और कुछ सुधार और कुछ गुंजाइश कुछ बची है थोड़ा बहुत, उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। सर आप बताइए थोड़ा सा, जिस प्रकार से वकील साहब ने सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से तो यूनिवर्सिटी को भगवाकरण किया जा रहा है। हमें मालूम चला कि आज जो यूनिवर्सिटी उसमें RSS की शाखाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा संस्थानों में RSS की शाखा लगाना, जाति देख करके मुखर होकर के जो प्रोफेसर बोल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनको परमानेंट नहीं करना, उनको बाहर कर देना, कहीं ना कहीं गलत है कहीं प्रॉपर। द सैफ्रनाइजेशन जो चल रहा है वो काफ़ी सालों से चल रहा है। और इस बार जो मतलब ये पहले जब मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे भी कोशिश किया गया था, लेकिन इस बार जो हुआ है 2014 के बाद, देखिए 2016 में देश की कैंपसेस हो जाए, मतलब कैंपस से यहाँ पे मतलब सरकार को चुनौती मिलेगी, वो IIT में हो, पेरियार अंबेडकर सर्कल से हो, या FTI से हो, या जादवपुर के स्टूडेंट से हो, या जामिया JNU DU के स्टूडेंट से हो। तब इन्होंने देखा कि मतलब जो हायर एजुकेशन का प्रोजेक्ट में, हायर एजुकेशन में अभी भी परमानेंट नौकरी में और संस्थाओं में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं, जबकि उनका सरकार नहीं चल रहा था, क्योंकि मतलब जो एक रिलेटिव मेरिट का कंसेप्ट के हिसाब से लोगों का मोर और लेस अपॉइंटमेंट फेयर होता था, और मतलब उतना लंबा समय तक आपको वेट नहीं करना था, 2-3 साल में अपॉइंटमेंट होता था। और अब वो 2009 के बाद मतलब ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया और उसका फायदा उठा रहे राइट विंग
विंग के लोग, और राइट विंग के लोग का मतलब आप देखिए यूआर में और SC ST OBC और PWD में और EWS में ये इतने कैटेगरी में अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट का अब हालात ऐसे हो गया है, मैं एक परमानेंट टीचर होकर मैं ये बात बोल रहा हूँ आपके साथ और डूटा का इलेक्टेड मेंबर हूँ, और उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ यूआर का सीट का मतलब कनेक्शन या सोशल कैपिटल प्लस आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन से काम हो रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन समूह का सबसे पिछड़ा या मतलब सबसे लाइक अनफेयर सिचुएशन से गुजरने वाला PWD हो, या PWD का टीचर को भी मतलब डिस्प्लेस किया गया, EWS का तो सर्टिफिकेट सबको पता है, बहुत सारे टीचर्स का फ्रॉड बना के यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होकर आपको बता रहा हूं, और उसके साथ साथ मतलब जो लोग अपना वक्तव्य रखते हैं उनको टारगेट करने का और पूरा सिस्टम चला हुआ है। लक्ष्मण का तो केस उसमें आता है, लेकिन लक्ष्मण से पहले भी जहां पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर समरवीर का मतलब खुदकुशी के बाद भी ये लोग मतलब लाइक अपना तरीका नहीं बदला है। बार बार ये बोलता जा रहा है कि हमारा तो यहाँ पे बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन पहले तो ये बोलूं डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, और उसमें से कुछ 10-20% लोगों को दूसरे कॉलेज में अकोमोडेट किया जा रहा है, वो भी आइडियोलॉजिकली कन्वीनियंट है। तब ये वाला सिचुएशन है। अल्पसंख्यकों को, SC ST OBC के टीचर्स को मतलब पैसा देने के लिए भी मजबूर करने का मतलब लाइक न्यूज मिल रहा है, और उसके बारे में खुद टीचर्स ने फेसबुक और पब्लिक फोरम में लिखा है, और ये वाला सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो और एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो आपने वहाँ पे PC भी सुनी और तमाम लोगों को सुना, आप एक एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, कैसे तो अगर यही हालात रहे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर हों, उन लोगों के लिए तो परमानेंट दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। इससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुका हूँ। भारत में लक्ष्मण यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे जूनियर हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए व्यक्ति को किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार से आकर इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं थी, ना ही कोई कैपिटल थी। इन्होंने ठीक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये निकाल दे जाते और अभी तक PhD नहीं होते और उससे पहले विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते तो सही में भैंस चराते, गाय चराते या क्या करते, गुजरात में काम करते, कहीं और काम करते। भारत में मंडल कमीशन के लागू होने से पहले नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था बैकवर्ड्स का। क्लास 1 की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, अभी भी 20% है और आबादी बिहार में 63% है, अभी देश में 60% होगी। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। और उसमें लक्ष्मण यादव जो प्रतिभाशाली हैं 96 का इनका, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी का होगा। और 96 आउट ऑफ 100 आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, JRF होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद, एक बहुत ही एक तरह से किसी को भी इनके करियर से ईर्ष्या होगी कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि मेरा करियर इस तरह का हो। इसके बावजूद ये क्लासिक केस है, मैंने ट्विटर पर लिखा था। क्लासिक केस इसलिए है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और ज्ञान, जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। विश्व गुरु जिससे कि हर कोई घृणा करेगा। 1-2 गुरु होते हैं ना, पशु होते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को। ये मामला OBC लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC हूँ। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के किसी भी पार्टी से हों, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। जो 20% नौकरियां पाने लायक हैं, क्रिमिनल की वजह से बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप बात वहां तक पहुंचाइए। उनको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं से, इजराइल 93 लाख की आबादी वाला देश है, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पेटेंट कराता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को हराते हराते रह गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उसने भारत की 142 करोड़ वाली आबादी वाले देश की क्रिकेट कप वर्ल्ड कप में हराया। आप पता करिए, इंग्लैंड 6.5 करोड़ का आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया को किस आधार पे बनाया उसने? एलिजाबेथ क्वीन थी वहां की, उसने ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा,
ऐसी ऐसी बुराइयों का देश होगा जहां देश रसातल में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से आप पहले दिन से इसको देख रहे हैं, लक्ष्मण यादव को तो शायद मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लंबे समय से भी जानता हूँ उनको लगता है, आपको लगता है कि ये मुखर होकर बोलना, जाति पर बोलना, मनुवाद पर बोलना, पूरा मतलब एक तरीके से देश भर में एक बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाना, नुकसान का हुआ उससे? जी बिल्कुल, ये देखिए, और ये पहली बार नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी भी इस तरीके की वॉइसेज हैं जो इस देश के हुक्मरानों को असहज करती हैं, बीजेपी को असहज करती रही, आरएसएस को असहज जो लोग करते रहे, उन तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं। हमने पिछले साल प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर देखा कि किस तरीके का टारगेट करके निशाना बनाया गया। उसके बाद रितु सिंह का केस देखा। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को देख लीजिए। ये दरअसल एकेडमिक्स का मामला नहीं है। जिस बात को लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जिस तरीके की सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जिन पिछड़ों के वो हक और हुकूक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जो दलित तबके के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो लड़ाई सड़कों पर वो लड़ते हैं, किताब की लड़ाई और जो एकेडमिक्स और क्लासरूम की जो लड़ाई वो तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ सड़क से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जो पूरी की पूरी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इस तरीके की आवाज़ें हम लोग लगातार उठाते रहे, उसी का खामियाजा हम लोगों को आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। और ये और कुछ नहीं है, हम सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उनकी मेरिट से, उनकी काबिलियत से, लेकिन काबिलियत देख करके नौकरी देने की परंपरा इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अभी जिस तरीके की परंपरा है उसमें हम देख रहे हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, और हम जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। तो लास्ट में मैं ले लो सर एक दो सर, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अभी जितेंद्र मीणा ने कहा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको, आप क्योंकि परमानेंट टीचर हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से जिस रास्ते पर यूनिवर्सिटी चल रही है और यूनिवर्सिटी को चलाने वाले लोग चल रहे हैं, सरकार के दबाव में चल रहे हैं, तो इससे आने वाले समय पे SC ST OBC के चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेसर्स हो, दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा। क्या रास्ता फिर निकलेगा इसका? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके संदर्भ में बताऊं कि जो डिस्प्लेसमेंट बहुत गंभीर मसला है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है, इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाए तो एक बड़ी लंबी इसके लिए आंदोलन हुई थी, बहुत जद्दोजहद के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी कि यहाँ पर जितने लोग पढ़ा रहे हैं, लंबे दिनों से पढ़ा रहे हैं, सभी का परमानेंट नियुक्ति इंटरव्यू के थ्रू होगा, ऐसा कहा गया था। चूँकि मैं इस विश्वविद्यालय का एक टीचर हूँ और टीचर एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैं डूटा में इलेक्टेड था, 2021 से लेकर 23 में इलेक्टेड में था। इंडिपेंडेंट टीचर फ्रंट का मैं फॉर सोशल जस्टिस का कन्वेनर भी हूँ। तो हमने इस मुद्दे को लेकर सभी तमाम टीचर्स ग्रुप ने सपोर्ट किया था 2021 के डूटा को, क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्थायी प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो। लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जिस तरह से वंचित जमात के लोग की अनदेखी की जा रही है, हक और हकूक छीना जा रहा है, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो कि एक आवाज़ है, एक स्वर हैं, जो सोशल जस्टिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, और ये विश्वविद्यालय अपने पूरे स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष मना रही है, और तब ऐसे लोगों को, और कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय के हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में सम्मेलन हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं, फूल बांटे जा रहे हैं, और अधिकारी से लेकर तमाम विश्वविद्यालय के बड़े बड़े जो नामचीन जो नेतागण हैं मौजूद हो रहे हैं, तब ये सवाल खड़ा उत्पन्न हो जाता है कि सामाजिक न्याय सिर्फ बुके देने से होगा, फूल देने से होगा, कि वाकई जो उस समाज से आने वाले लोग के हक और हकूक से देना होगा। लक्ष्मण जी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आम शिक्षक नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन आंदोलन के बहुत बड़े एक सिपाही थे, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े चेहरा थे। इनको बेदखल कर दिया गया। आप आर्ट्स फैकल्टी के सामने जाके देखें, ऋतु जो पिछले 100 दिन से अधिक धरने पर बैठी है, वो क्यों बैठी है? क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता उभर रही थी। तो जो दलित समाज से, वंचित जमात से जो नेता पैदा होंगे, उनको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी संविधान के माध्यम से, इसी संघर्ष के माध्यम से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अब लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ गए, उनके बाद में हम प्रोफेसर रतन लाल जी की भी इसमें लास्ट में जो प्रतिक्रिया वो लेंगे। और मैं अब यही कहूँगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। अभी तक जो हुआ उसको भूल करके और उसको भुला करके आगे क्या प्रोग्राम है, जो हुआ है, लक्ष्मण यादव का मुखर बोलना, लक्ष्मण यादव का अम्बेडकर पे, फुर्रे पे, कबीर पे, नानक रैदास की विचारधारा को आगे बढ़ाना और उसी प्रकार का स्टूडेंट, उसी प्रकार का जमात तैयार करना, ये भारी पड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों की वजह से ये मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा। और
अभी तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे उस लिहाज से तो ये शुरुआत है। हम प्रोफेसर रतन लाल के घर पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि इनको कितना झेलना पड़ा। प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, जितने भी लोग हैं न्याय पसंद हैं, संविधान के लिए लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमारा नंबर अब आया। फिलहाल मैं इस पूरे मामले को दो तरह से देख रहा हूँ, दो एंगल है इसका। पहला ये है कि हम लोग दरअसल आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो इन विश्वविद्यालयों की बदौलत ही पहुँचे हैं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय न होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मेरे जैसे भारत में संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो इन सब ने मिलकर हमें बनाया है, तो हम इन्हें सामने अपने बर्बाद होते देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों की वजह से हम बने हैं वो बर्बाद हो रही, तो दुख है हमें। वो बर्बाद कैसे हो रही है? मुझे नौकरी नहीं मिली, एक सवाल मेरा है। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे ये बताए, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन बताए, मेरे कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी के लोग मुझे जवाब दें कि कौन सी ऐसी पात्रता थी जो हम पूरी नहीं की। 14 साल उसी कॉलेज में पढ़ाया, API स्कोर 100 में 96 है, मैंने पब्लिक कर दिया है, सब कुछ पब्लिक कर दिया। मैंने आज अपना गोल्ड मेडल का जो मेरिट सर्टिफिकेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिया उसको भी पब्लिक कर दिया। अब जरा डिपार्टमेंट, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और अगर समय मिल जाए तो शिक्षा मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले लें। दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला है, क्या एक दिल्ली विश्वविद्यालय के 14 साल से पढ़ाने वाले व्यक्ति को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं, क्या वजह थी? क्या मेरिट पर सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेरिट में तो मुझसे ऊपर कोई था ही नहीं। जितने लोग सिलेक्शन कमेटी में थे, मेरा इंटरव्यू वो लोग कह रहे हैं सबसे अच्छा हुआ। फिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने मेरी जगह किसी बहुत कम API वाले को रखा है जिसका 50 या 55 है? मेरी जगह जिनको रखा है उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत कम है, शोध लेख मुझसे बहुत कम है। फिर क्या वजह, क्या है असल वजह, क्या है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो दूसरा सवाल जुड़ता है कि अगर वजह मेरिट नहीं है, अगर वजह एकेडमिक कोई नहीं है, तो इसका मतलब वजह कुछ और है। और अगर वजह कुछ और है तो पहली बात कि विश्वविद्यालय प्रशासन बताए कि वो वजह क्या है, खुल करके बताए। और अगर ये वजह कुछ और है तब ये पूरे देश के लिए खतरा है। मैं तो विश्वविद्यालय में, हिंदू कॉलेज में हम लोग खड़े हैं, यहाँ हमारा एक साथी जब निकाला गया तो वो आत्महत्या कर लिया। कौन जा रहा है पूछने उसके घर में कि उसके घर वालों की क्या बीत रही है? जितने लोग यहाँ से निकाले गए, सैकड़ों की तादाद में निकाले गए। बस होता ही है साहब कि वो बोलते नहीं, क्योंकि अगर निकाले जाने के बाद बोल देंगे तो अगली बार कहीं मौका ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग चुप बैठे हैं। लेकिन आपने परिवार बर्बाद कर दिए, आपने लोगों का करियर बर्बाद कर दिया। 15 साल 20 साल लोग निकाले जाने के बाद कोई करियर कहीं नहीं जा सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए वो सारे लोग नहीं बोले तो इन्हें लगा था कि हम भी नहीं बोलेंगे। भाई हमें तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरे साहित्य, लिटरेचर, किताबों ने हमें यही सिखाया कि आप सत्य के साथ खड़ा होना, आप अन्याय के खिलाफ खड़े होइएगा। आप जब कक्षा में जाइए तो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था कि आप रीढ़ वाले नागरिक पैदा करेंगे, आप सच और न्याय का पक्ष देने वाले विद्यार्थी पैदा करेंगे। तो वहाँ पर हम सच, न्याय और संविधान की बात करें और जब हमारे ऊपर हमला हो तो हम चुप हो जाएं, ये तो ठीक नहीं था। हम जानते हुए कि इसके बाद हमारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, इसके बाद कोई हमें नौकरी नहीं देगा, फिर भी आज के तारीख में अगर सब खामोश रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए हमें तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि हमको जब अपने मेरिट से नौकरी लेनी थी तो मेरिट से नौकरी ली, 21.5 साल में ले ली। टॉप किया यूनिवर्सिटी तो अपनी मेरिट से कर ली, PhD, रिसर्च पब्लिकेशन, सब कुछ मेरा मेरिट पे हो गया। तो मैं कमजोर कड़ी मिली नौकरी छीनना छीन लिए, तो मेरा हुनर कैसे छीनोगे? मेरी डिग्रियां, मेरी काबिलियत, तुमने मेरी कक्षा छीनी, मैं अपने घर में बैठकर वहां से विद्यार्थियों को पढ़ा लूंगा, मैं वहां से संविधान की बात करूंगा, साहित्य की बात करूंगा, वो तो नहीं छीन सकते। सवाल इस बात का है कि तुम विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हो अपना। अब मेरे कुछ सवाल हैं, अब ये लंबी बातचीत की बजाय पूरे देश के लोगों से एक अपील है।
मेरे सिलेक्शन कमेटी में जितने लोग बैठे थे उनके बारे में, अब तो चुनाव का ही नहीं है ना देश में, जो ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इस समय खाली होगी, तो उसको जरा दिल्ली विश्वविद्यालय में भेजे, जरा जांच करे कि कितने लोग संघ की शाखाओं में जाते हैं। मेरे प्रिंसिपल का आरएसएस से क्या रिश्ता है? मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वो आरएसएस के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आरएसएस के हो करके किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार हो सकते हैं, तो मैं किसी अलग विचार का हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकता। टीवी पर बैठ करके यहाँ के प्रोफेसर जहर बोल सकते हैं, एक विचारधारा का पालन पोषण कर सकते हैं, तो लक्ष्मण यादव संविधान की बात नहीं कर सकता। तो पहला सवाल मेरा ये है, जरा जांच करके बताया जाए कि कौन कौन दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे प्रोफेसर हैं जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम मेरिट पर नौकरी दी गई है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखाओं से लोग भर्ती किए जा रहे हैं। ये तो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, साख दाव पर है इस विश्वविद्यालय की, और हमारा ये विश्वविद्यालय है, मुझे चिंता है अपने विश्वविद्यालय की, इसलिए आज कुलपति को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये देखो प्रमाण, हमने कभी किसी को पैसा लेकर नौकरी नहीं दी, ये प्रमाण है कि कोई आरएसएस का कैडर नहीं भरा जा रहा। और भाई आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं आरएसएस वाले, इसमें अधिकांश लोग तो नौकरी में तब आए होंगे जब कांग्रेस की सरकार थी। बड़ी बात है। तो विश्वविद्यालय में नौकरी मेरिट से होती है, इंटरव्यू से होता है, आपके लिखने, पढ़ने और एकेडमिक काम करने से होता है। विचारधारा देखकर न नौकरी ली जाती है, न किसी की नौकरी छीनी जाती है। और कबूल करिए कि आपने लक्ष्मण यादव की नौकरी कर विचारधारा के नाम पर छीनी है, तो ये विश्वविद्यालय को बर्बाद करना है कि नहीं है। आखिर में केवल इतना कहूंगा कि मैं तो बोल रहा था, बहुत सारे लोग वो मारे गए जो चुप थे, उनको भी नहीं, और बहुत सारे तो हमारे ऐसे लोग थे जो उधर से शाखा में चले गए कि परमानेंट हो जाएंगे, उनका भी नहीं हो रहा है, उनका भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए विश्वविद्यालय गुलाम और डरा हुआ ऋण विहीन टीचर, मुर्दा नागरिक पैदा करता है, और विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बर्बादी सामने है। इसी विश्वविद्यालय में यज्ञ होते हैं, इसी विश्वविद्यालय में गौशाला खुल रही है, इसी विश्वविद्यालय में मंदिर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लिए परेड करते हैं, तो उससे विश्वविद्यालय का माहौल खराब नहीं होगा। हम संविधान की बात करते हैं तो कैसे खराब होगा। मैं फिर से जाते जाते कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जवाब दें, शिक्षा मंत्री जवाब दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जवाब दें, किसी प्रोफेसर को नौकरी से निकालने की वजह क्या है, ये वजह मैं जानना चाहता हूं। और उस ठोस वजह को जब तक मुझे नहीं पता चलेगा, करियर का कुर्बान होगा ना, नौकरी छीनिए, हौसला थोड़ी छीनेंगे, लड़ेंगे। और अब इस पूरी लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे देश के लोगों से ये अपील करते हैं, आप सब मुल्क के हुक्मरानों के नाम चिट्ठी लिखिए, आप सब राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर सवाल पूछिए कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। और इस शिक्षा बर्बाद हो गई ना, ये सारे प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, ठेके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाई गई, विद्यार्थी आंदोलन के तो जेल में है। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में लोगों ने आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठी चल रही है। शिक्षा बचाओ, विश्वविद्यालय को बचाओ। अगर शिक्षा और विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे तो गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के हम पहली पीढ़ी के लोग थे, यहाँ तक आए, आगे फिर आने वाले दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसलिए एक बड़े आंदोलन की अपील मैं देश के लोगों से कर रहा हूँ। ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आप लक्ष्मण यादव थे। मैं अंत में प्रोफेसर रतनलाल जी से, तमाम जो यहाँ पे प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी बात रखी लक्ष्मण यादव के समर्थन में या इस गैर बराबरी की जो व्यवस्था है इसके समर्थन में, मैं अब अंत में प्रोफेसर रतनलाल जी से उनकी जो राय है तमाम प्रोफेसर्स को सुन करके वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपने तमाम प्रोफेसर्स को सुना, लक्ष्मण यादव को सुना, तमाम लोगों को सुना, क्या लगता है किधर जा रहा है शिक्षा, किधर जा रहा है विश्वविद्यालय, किधर जा रहे हैं सारी चीज़ें? अभी तो आज आप मेरे घर पे हैं। हाँ। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होती रहती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग भी होती हैं, लीडर्स भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं। तो आज सुबह से कई बार फ़ोन आ लिया पुलिस का मुझे, और आप में से कुछ लोग आए हुए तो प्रिंस यहाँ कहा गया कि एडमिन ने जो है मना किया है। फिर मैं वहाँ गया, हमने किसकी हिम्मत है कि क्यों मना किया भाई, मेरे घर पे तो आ ही सकते हैं लोग। तब ये प्रेस वार्ता यहाँ पे हो पाई है। और मूलतः बेसिक बात ये है कहना कि ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है। लक्ष्मण यादव ये सब घटना है, संकेत है ये सब। और इस तरह से सैकड़ों टीचर्स निकाले गए यहाँ से।
रितु का मसला सामने ही है, बहुत सारे SC ST के टीचर्स हैं, उनको प्रमोशन रोके हुए हैं। तो ये तमाम मसला है, ये सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि यूनिवर्सिटी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जाएगा, कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा। ये धर्म युद्ध है, संविधान एक तरफ है और RSS एक तरफ है। ये सीधा बुद्धिवाद और आस्था के बीच लड़ाई है। तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर चुप रहें तो ये उसी तरह से है कि जब आप दाना खाते रहते हैं तो एक मुर्गा कटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अगली बार पता लगता है कि उसी का नंबर आ गया। तो विश्वविद्यालय किस शब्द से बना है? विश्व से। इसका मतलब दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर विमर्श होंगे, तमाम होंगे। RSS के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अम्बेडकरवादी भी रहेंगे, सब समाजवादी भी, तमाम तरह के लोग रहेंगे, विमर्श होगा। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो कि RSS के खुद जो है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, छोटे मोटे लोग हैं, ये पूरा यूनिवर्सिटी को जो है कैप्चर, एक तरह लग रहा है कि भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। सारा का मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार जितने प्रिंसिपल बने हैं, जितने प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस सब का एक बार जो है आप खाली एक इंक्वायरी करवा लीजिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्वायरी करा लीजिए, आर्टिकल पता करा लीजिए। आधे लोग जेल में रहेंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधे लोग जेल में रहेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा लोग फर्जी करके जितने यहाँ काबिल लोग, पढ़ाने वाले, लंबे समय से पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सबको हटा के और सीधे सबका मोबाइल चेक किया जाए। एक्सपर्ट, प्रिंसिपल और जितने VC नॉमिनी आए हैं, सबका मोबाइल नंबर चेक किया जाए, उसका बातचीत किससे किया है, किससे किस समय बात किया, इंटरव्यू कब हो रहा है, सब आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बेसिक बात है कि RSS की विचारधारा जो डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है, डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है। वो चाहती है कि यहाँ पे एकदम पूरा और पूरा मनुस्मृति पढ़ाई जाए। हिंदू स्टडी सेंटर खुल रहा है, यहाँ गोमूत्र, गाय, ये सब पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटी इस काम के लिए बना था। इसलिए एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी की विचारधारा होगी, उनमें वेरिएशंस होंगे, और ये तीनों जो है गोलवलकर और सावरकर के विचारधारा के खिलाफ थे। और लग रहा है कि RSS ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। इसलिए ये घटना नहीं, ये संकेत है। इस तरह की घटनाएं होंगी, इसलिए पूरे नेशन वाइड इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है। इनको सबसे पहले इनको हराना जरूरी है। ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये कुछ मतलब कहीं आप चिट्ठी लिखिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देगा। अरे वाइस चांसलर के अंडर में थोड़ी काम करते हैं हम प्रिंसिपल के अंडर में थोड़ी काम करते हैं। वो कलीग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। तो मैं कुछ लिख के दूँ, कोई जवाब नहीं, लेकिन उस संघ कार्यालय से कोई लिख के आ जाएगा, RSS का संघी लिख के देगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये प्रेस वार्ता करना, अपनी बात रखना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्यों पुलिस हमसे फ़ोन करके पूछ रही है? अभी शाम में भी एक स्टाफ आया, बोला कि यहाँ के क्लिपिंग चाहिए। बोले शाम में जाओ, पूरे सोशल मीडिया पे क्लिपिंग मिल जाएगा। तो ये हाल है। लग रहा है कि देश दोबारा जो है ये गुलाम बन गया है। ये मनुस्मृति या गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इसको खाली आप सिम्टम समझिए। ये एक इंडिविजुअल रतन लाल और सूरज मंडल और इसकी लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे आने वाली जनरेशन की है। शुक्रिया। जनरेशन की है। तो एक अपील मैं करना चाहूँगा। अभी जो तमाम शिक्षक यहाँ हैं और डॉक्टर रतनलाल जी के यहाँ उपस्थित है, मैं दो अपील एक तो तमाम राजनीतिक दलों से करना चाहूँगा जो शोषित समाज के हित साधते हैं, खुद को दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं, वो इस तरह की घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दें और अगर संभव हो तो हस्तक्षेप करें। और दूसरा, मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद है, संविधान के पक्ष में, उनसे पूछता हूं कि विश्वविद्यालय को RSS मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, इस पर विचार करें। चलिए, जय संविधान।